गणित उनको रोचक हो जाएगा। हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज्यादा बोरियत आती है, क्योंकि आज जो हम गणित सीखते हैं और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं, उसमें रस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो वैदिक गणित लिखा गया है, इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं। हमारे भारत में शिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि शिक्षा को रसपूर्ण बना के सिखाना, हंसते हंसते सिखा देना, खेलते खेलते सिखा देना, गाना गाते गाते सिखा देना, गीत गाते गाते सिखा देना, दुनिया में कहीं नहीं है ये। तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें, बहुत अच्छा हो, नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे आप आसानी से कर सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अभियान चला सकते हैं। कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है 2-3 लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कंप्यूटर से ज्यादा तेज, मैं चाहता हूं भारत स्वाभिमान का हर कार्यकर्ता, वो भाई हो या बहन, कंप्यूटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूत्र सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक गणित के 16 सूत्र। इसके जो 16 सूत्र हैं वे यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो जैसे पहला सूत्र है एकाधिक किन पूर्वेण, पहले से एक अधिक के द्वारा। यहाँ पर संस्कृत में इसका श्लोक है जो है सूत्र लिखा हुआ है, और यहाँ पर हिंदी का इसका अनुवाद है। इसी तरीके से इसके ये 16 सूत्र है यहाँ तक, और 16 सूत्र के बाद ये इसके उपसूत्र है जो इन्हीं सूत्रों से बनकर कुछ अलग सूत्र बने हैं, जो वो भी गणनाएं करने में हमारी सहायता करते हैं। तो 14 उपसूत्र है। आइए पहला सूत्र शुरू करते हैं इसका। सूत्र नंबर 1, एकाधिकेन पूर्वेण, पहले से एक अधिक के द्वारा। ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनका इकाई अंक 5 हो। जैसे आखिरी का जैसे इकाई अंक 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसका जो वो होगा, वर्ग करना होगा, तो कैसे करते हैं आप। दहाई का अंक यहाँ पर 4 है, तो इस 4 में ना आप 1 जोड़ दीजिए और 1 जोड़ के इसकी गुणा कर दीजिए। 4 गुना 4 + 1 यानी कि 5। और जो आखिरी का इकाई का अंक है जैसे 5, यहाँ 5, इनके आपस में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 25। तो यहाँ 25 और 4 की गुणा 5 में करिए, यहाँ 20, और 20 और 25 इसको ऐसे लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं अगला एग्जाम्पल। 105 गुणा 105, तो 10 में 1 जोड़ा, 11 की गुणा करी 110, और 5 गुणा 5 25, 110 और 25 आपका आंसर। ये था इसका पहला सूत्र। अब देखते हैं इसका दूसरा सूत्र। सूत्र नंबर 2, सभी 9 में से तथा अंतिम 10 में से इन संख्याओं का आधार 100 है। आपको जो 2 संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करना है। तो इनका जो गुणा करना है, इनका जो आधार है वो 100 है, क्योंकि 100 के पास है। अगर ये होती संख्या 6-7 तो उसका आधार 10 होता, होती 900-800 तो उसका आधार 1000 होता। तो इसका आधार 100 है। तो संख्या जो है ये आधार से कम है, तो इनको माइनस करेंगे। 100 में से 97 माइनस करा 3, 100 में से 98 माइनस करा 2, और जो भी संख्या प्राप्त हुई 3 और 2 इनको आपस में गुणा करेंगे, ये आगे 6। अब 97 में से 2, यहाँ पर तिरछा घटाइए, या तो 98 में से 3 या 97 में से 2। तो जो भी माइनस करके आएगा वो आएगा 95 आएगा, 95 आएगा हमारा। चाहे आप 98 में से 3 घटा लो तो भी 95, और 97 में से 2 95। तो इस 95 को आप लिखो लेफ्ट साइड, और जो आया इनको गुणा करके इसको लिखो राइट साइड, और एक 0 लगा दो, क्योंकि आधार 100 है, यानी कि 2 अंक की संख्या चाहिए हमें, 2 0 है। 1000 होता 3 अंक की चाहिए थी, तो 3 अंक बनाते इसको 0 लिख के। तो ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1007 गुणा 1006, तो इनका आधार क्या है 1000। 1000 में से दोनों को घटाया, माइनस के 7 माइनस के 6, इनके आपस में गुणा करी, तो -7 गुणा -6 आ गया 42। और जो अब इस 1007 में से -6 को घटाइए कि 1006 में से -7 को, तो
यहाँ पर आएगा 1013, 1013 को लेफ्ट साइड और 42 को राइट साइड। एक जीरो लगाएंगे क्योंकि 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक को इसको बनाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, 108 गुणा 93। 100 में से 108 को माइनस करेंगे, माइनस का 8 आएगा। 100 में से 93 को माइनस करेंगे, 7 आएगा। और यहाँ पर माइनस का 56 आएगा क्योंकि -8 गुणा प्लस के 7। अब 108 में से 7 को माइनस कर लो, या 93 में से माइनस के 8 को 101 आ गया। वो पहला खंड हो गया हमारा पहला भाग। अब माइनस के 56 हमें प्राप्त हुआ। माइनस के 56 को धनात्मक बनाने के लिए 1000 में से माइनस करो, वो 100 में से माइनस करो, 1000 नहीं। तो 100 में से माइनस के 56 को माइनस किया तो 44 आया। और इस संपूरक बनाने का एक नियम, जब भी संपूरक बनाते हैं तो इससे जो पहले वाली संख्या है जो 101 आई थी, ये इसमें से भी 1 माइनस करो, यहाँ 100 आ गया। तो यहाँ पर 100 जो आया वो यहाँ पर लेफ्ट साइड, और जो 44 आया वो राइट साइड। ये आपका उत्तर होगा। इसी के साथ सूत्र नंबर 2 खत्म होता है। 3 देखते हैं। सूत्र नंबर 3, सीधे और तिरछे दोनों विधियों से। जैसे आपको आपस में कोई गुणा करनी है, 2 अंकों की संख्याओं की गुणा करनी है, तो कैसे करते हैं? जैसे 86 गुणा 28 करना है, तो इससे देखना आपको बहुत ही इजी गुणा होते हैं। मैं भी इसी से करता हूँ। तो 86 और 8 यानी कि पहले ना इकाई के जो अंक है ना, इनके आपस में गुणा कर दो। 6 और 8 की गुणा करी, 48 आया। अब इनकी तिरछी गुणा करेंगे, 8 की 8 में और 6 की 6 में, 6 की 2 में। अब तिरछी गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ यहाँ पर 76। यहाँ पर 76 आया। 64 प्लस 12, क्योंकि 8 गुणा 8 64 और 6 दूनी 12, 76 आया। 76 आने के बाद अब धारी अंक में गुणा करेंगे, 8 और 2 16 आया। इनको आप ऐसे लिख दो, यहाँ 48 आया था, यहाँ 76 आया था, यहाँ 16 आया था। अब इनको आपस में अलग अलग भाग में ले जाओ। इसको 4 को अगले भाग में और इसको अगले भाग में। 8 इस 4 को अगले भाग में जोड़ दो 6 में, और फिर इस 7 को 16 में, और जो इसका हासिल आएगा वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो आपको आंसर आएगा 2408। यहाँ पर सूत्र नंबर 3 खत्म होता है। सूत्र नंबर 4 देखते हैं, परिवर्तन एवं प्रयोग। इस सूत्र का प्रयोग भाग करने में किया जाता है। आप इस सूत्र की सहायता से बड़ी संख्या को भी आसानी से भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ 2112 को भाग दिया जा रहा है 97 से, तो इसका जो भाजक है वो 97 है, आधार 100 है, तो संख्या जो है वो आधार से माइनस होगी। इसका आधार क्या 97 का 100 है, तो 100 में 97 में 100 गए माइनस के 3। तो इस सूत्र का जो है परिवर्तन एवं प्रयोग, तो परिवर्तन किया माइनस के 3 से +3, चिन्ह बदल गए। अगर +3 होता तो माइनस में होता, माइनस है तो प्लस में हो गया, यहाँ परिवर्तन होता है। अगर यहाँ होती 103 माइनस 100 तो प्लस का 3 आता हो, माइनस का 3। तो यहाँ पर ये प्लस का 3 बन गया है क्योंकि परिवर्तन हो गया है। तो 97 के नीचे लिखे इस 3 को, ऐसे 97 के नीचे 3 लिखा, 0-3 करके, क्योंकि आधार 100 है तो 0 लगाएंगे। 2112 को ऐसे 2 कॉलम में बना लो आप, 21 यहाँ लिखो, 12 यहाँ लिखो। अब इस जो 2 है, इस 2 की गुणा करो आप इसमें 0-3 में, 2 की गुणा 0 में 0, जो 0 आएगा वो अगली संख्या के नीचे लिखेंगे, और फिर इस 2 की गुणा 3 में, फिर अगली संख्या के नीचे 6 लिखा, लिख दिया। इसके बाद अब अगली संख्या लिखते हैं 1 की गुणा 0 में 0, 1 की गुणा 3 में 3। अब इसको जो 1 की गुणा करेंगे वो उस अगली संख्या के नीचे लिखेंगे। बस इतनी गुणा करनी है आपको शुरू की 2 संख्याओं की। इसके बाद इसको प्लस कर देंगे, 2 में 2 + 3 5, 1 + 6 7, 1 0 1, और यहाँ पर 2 था तो 2। अब क्या आंसर है 2175। अब इस 2175 में जो 75 है
ये हमारा शेषफल होगा लास्ट के 2, और जो शुरू के 2 है वो हमारा भागफल होगा। अब इस तरीके से आप भाग करके देखना, आपको आंसर प्राप्त होगा, वो भी बहुत जल्दी। अगला देखते हैं सूत्र नंबर 5। समुच्चय समान होने पर शून्य होता है। इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। अगर x प्रत्येक पद में है तो x का मान 0 होगा, और x का मान 0 होगा तो समीकरण का मान भी 0 हो जाएगा। समीकरण, अगर आपको ऐसी समीकरण कहीं भी दिखे तो सीधा उसका मान रख दो 0। दूसरी, जिसमें अंश समान हो तो नीचे वाली जो समीकरण है उसको 0 के बराबर रख दो। 4x + 4 + 7x - 15 बराबर 0। ऐसा करके आप x का मान आराम से इजीली पा सकते हैं। अब देखते हैं सूत्र नंबर 6। सूत्र नंबर 6 कहता है अनुरूपता होने पर दूसरा शून्य होता है। यदि किसी एक चर के गुणांकों का अनुपात स्वतंत्र पदों के अनुपात के बराबर हो जाए तो दूसरे चर का मान 0 हो जाता है। जैसे 23x + 14y = 46 और 92x + 17y = 184। इसमें इसका जो अनुपात है, किसी एक चर के गुणांकों का अनुपात उसके स्वतंत्र पदों के अनुपात के बराबर। 23 से 92 4 बार विभाजित हो जाएगा तो 1/4 यहाँ अनुपात है, और 46 से 184 4 बार, यहाँ भी 1/4 है। जब अनुपात दोनों का समान बराबर हो जाए तो आपको सीधे कुछ नहीं करना, y का मान 0 मान लेना है। y का मान 0 रखने के बाद आप x का मान निकाल सकते हैं, और x का मान निकालने के बाद आप y का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं सूत्र नंबर 7। अब देखते हैं सूत्र नंबर 7। तो सूत्र नंबर 7 कहता है योग द्वारा एवं अंतर द्वारा। यह बीजगणितीय व्यंजकों का महत्तम समावर्तक निकालने में किया जाता है। मान लो आपके पास 2 समीकरण है। समीकरण 1 है 90x - 46y = 226, और समीकरण 2 है 46x - 90y = 182। तो जब भी अगर एक पहली समीकरण का एक का गुणक दूसरे समीकरण के दूसरे गुणक के बराबर हो तो ऐसे समीकरण को हल कैसे किया जाता है? ऐसे समीकरण को हल करने के लिए आप सबसे पहले दोनों समीकरण का योग करो। इसका योग आ गया 136x - 136y = 408। इनका योग आ गया समीकरण 1 और 2 का, और एक बार इन समीकरण को माइनस कर दो आप, तो 90 46 में से 90 44y, और तो 26 में से माइनस करके 182 और 44 आ गया। ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गई। अब समीकरण 3 में हमें दिख रहा है 136 है, 136 से इसको भाग दे दो, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ बचेगा 3। दूसरे समीकरण को 44 से भाग दे दो, यहाँ बचा 1 1 1, और आपका आंसर आ जाएगा x = 2 और y = -1। तो आपको जब भी ऐसी समीकरण दिखे जहां पर x का गुणक y के गुणक के बराबर हो, वहां पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं सूत्र नंबर 8। सूत्र नंबर 8 कहता है पूर्णता एवं अपूर्णता द्वारा। इस सूत्र का प्रयोग द्विघातीय, त्रिघातीय एवं चतुर्घातीय समीकरणों को हल करने में किया जाता है। द्विघातीय समीकरण आप सभी जानते हैं, x² + bx + c जो द्विघातीय समीकरण होती है जिसमें x की पावर 2 होती है। तो ऐसे समीकरण को हल करने का तरीका आपने सीखा है स्कूल में। दूसरा तरीका वैदिक गणित जो सिखाता है उसको आप देखिए। यहाँ पर x² का जो गुणक है यानी कि 1 है ना यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो उससे इस पूरी समीकरण को भाग दो। भाग दे दिया, भाग देने के बाद समीकरण 1 से भाग दी तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद आप इसको जो x का गुणक है, जो इस वाले x का गुणक है, इसके गुणक का आधा, इसका आधा हो गया 2, और 2 का वर्ग जो भी आया उसका वर्ग 4। अब इस 4 को समीकरण में जोड़ने और घटाने पर 4 को आप जोड़ो और 4 को घटा दिया, तो आप तब भी आप ऐसा करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर का। आपने पढ़ा होगा a² + ab + b²।
तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर आप समीकरण को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। अभी 2 की पावर इधर जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, और 3 में से 2 एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, तो x का मान एक बार 1 आ जाएगा, एक बार -5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से त्रिघाती समीकरणों के बारे में देखते हैं। तो त्रिघाती समीकरण आपको दी हुई है ये वाली, x³ + 6x² + 11x + 6 = 0। तो जब ये समीकरण आ जाए आपको क्या करना है, आपको अनुमान वाला जो इसके अनुमान आसपास है वो समीकरण को देखते हैं। तो x + a का होल क्यूब यहाँ पर इसका है, तो इसका फॉर्मूला हमने खोल दिया, x³ + 3x प्लस मल्टीप्लाई x + 1 प्लस में 1। तो इसको सोल्व किया तो x³ 3x² + 3x + 1 ये इसके आसपास है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। x + 2 को होल क्यूब खोलते हैं। जब इसका होल क्यूब खोला तो आया x³ 6x² + 12x + 6 = 0। तो ये जो समीकरण आई है ये इसके निकट है। देखो आप x³ या 6x² + 11x + 6 = 0, और ये देखिए ये समीकरण इसके आसपास है। तो जो भी समीकरण इसके आसपास हो आप उसको समीकरण को लीजिए। उस समीकरण लेने के बाद इसको फिर घटाना है। ये हमारी वो समीकरण जो क्वेश्चन में दी हुई है, ये वो समीकरण जो हमने अनुमान है, हमारा अनुमान को दोनों माइनस कर दिया। समीकरण हल करने पे x + 2 प्राप्त हुआ। इस समीकरण को अगर आप हल करेंगे तो x + 2 प्राप्त होगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा। अब x + 2 को इस समीकरण में, ये जो हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, इसको दोनों ओर प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। प्लस करने के बाद आप देखेंगे कि जो समीकरण आएगी वो फॉर्मूला बन जाएगी x + 2 का होल क्यूब, और बराबर हो गया x + 2। अब यहाँ से आप x + 2 को अपने y मानकर आप सोल्व करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो 3 उत्तर हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि ये त्रिघाती समीकरण है। तो y = 0, y = 1 और y = -1 इसका उत्तर होगा। आप इसी तरीके से किसी भी त्रिघाती समीकरण को हल करके देखिए। अब देखते हैं सूत्र नंबर 9, क्रमिक चाल द्वारा अथवा कलन द्वारा। इस सूत्र का प्रयोग द्विघाती समीकरण को हल करने में किया जाता है। इसका भी द्विघाती समीकरण को हल करते हैं इससे भी। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मान रखो सीधा द्विघाती समीकरण को हल पाओ। 2ax + b = +- और ये जो रूट है फिर b² - 4ac। इसमें यह समीकरण आपको दिए 7x² + 5x - 2 = 0। तो इस समीकरण में a का जो मान है वो तो ये हो गया, b का मान ये हो गया, c का मान ये हो गया। बस सीधा abc का मान सूत्र में रखो और आंसर पाओ। ये भी एक तरीका है वैदिक गणित के अंदर। चलिए देखते हैं सूत्र नंबर 10, जितना कम है इस सूत्र का नाम है। इस सूत्र का उपयोग 10 के निकट विभिन्न घातों की संख्याओं को जोड़ने में किया जाता है। जैसे आपके पास कोई 99 करके कुछ संख्या है, वो 99 करके है या 98 है, 97 है, 93 है, कुछ भी है, उसका आधार क्या होगा 10। इसी तरीके 999, 999, 998, 950, 850 इनका आधार 1000। तो इसी तरीके से इसका आधार क्या होगा 1 लाख। तो 1 लाख इसका आधार होगा। तो इसे 1 लाख में से माइनस कर देंगे, आपके पास 3 आ जाएगा। अब जो इसमें से 3 आया है माइनस करके, वो इसमें से भी घटा देंगे। जो संख्या इसमें जोड़नी है इसमें घटा दी, और उसके बाद इस वाली संख्या में 3 जोड़ दिया। इस वाली संख्या से घटाया, इसमें जोड़ा तो ये आया, घटाने के बाद, और इसमें 3 जोड़ा तो ये आ गया 1 लाख। अब इनको आपस में जोड़ सकते हैं आप 99 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, 1 या 2 3 सेकंड का तो लगेगा। लेकिन आप जब 00 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो आपको इजीली आप आराम से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सूत्र खत्म होता है। अब सूत्र नंबर 11, इसका नाम है 1 से पूर्ण और पूर्ण को 1 मानते हुए। यह सूत्र 2 अंकों की संख्याओं में गुणनफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अंक की कोई संख्या होती है, जैसे यहाँ पर 76 गुणा
92 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो क्या करेगी, सबसे पहले इन संख्याओं का औसत निकालेगी। औसत निकालो, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, 84 इनका औसत आ गया। अब औसत में से किसी एक संख्या का अंतर निकाल देंगे। या तो 84 में से 76 माइनस कर लो या 92 माइनस कर लो, 8 आएगा। अब औसत के वर्ग में से अंतर के वर्ग को घटाएं। औसत का वर्ग करा, फिर अंतर का भी वर्ग कर दिया, इनको आपस में माइनस कर दिया। जो माइनस करेंगे वो आपका आंसर आएगा। इसमें वैदिक गणित में गुणा करने के कई सारे सूत्र हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करना। अब सूत्र नंबर 12 देखते हैं। अंतिम अंक के सभी शेषों को, इसका नाम है। इस सूत्र का उपयोग किसी भी परिमेय संख्या को भागफल देने में जो भागफल प्राप्त करना हो उसमें किया जाता है। जैसे 3/8 इसको भाग करना है, 3/8 को भाग करना है। इसमें जो अंश है ना 3, वो हर 8 से कम है, तो अंश के अंत में 0 लगा दो आप। तो 30 को भाग दिया 8 से, भागफल आया 3, शेषफल 0। अब फिर से इस शेषफल को पकड़ो, अब शेषफल पर लगा दो 0, फिर 8 से भागफल आया 7, शेषफल आया 4। फिर इस 4 को पकड़ो, 0 लगा दो, 8 से भाग दो, शेषफल 0। जब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, भागफल 5। अब क्या होगा, अब आप भागफल से पहले दशमलव लगा दो और सारे अंक लिख दो, 5, फिर लिखो 7, फिर लिखो 3, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके इस परिमेय संख्या का आंसर है। इसके बाद सूत्र नंबर 13 देखते हैं। अंतिम एवं उपांत्य का दुगना। इस सूत्र का उपयोग भाजकता पता लगाने, गुणा करने और परिमेय संख्याओं के व्यंजनों के सरलीकरण में किया जाता है। इस सूत्र का उपयोग केवल 12 से गुणा करने एवं 4 से भाजकता ज्ञात करने में किया जाता है। तो 12 से गुणा जब की संख्या करते हैं उसमें इसका उपयोग होता है, और 4 से जो भाजकता प्राप्त करते हैं। तो संख्या के दोनों ओर 0 लगा दो आप। जब भी 12 से किसी संख्या को भाग दो, कितनी बड़ी संख्या हो, 0 लगा दी, 0 लगा दी। अब संख्या के अंतिम अंक व उपांत्य अंक को दुगना कर दो। अंतिम अंक तो ये होता है, और उससे सेकेंड लास्ट जो होता है वो उपांत्य अंक होता है। उपांत्य अंक का तो दुगना कर दो, 7 × 2 14, और आखिरी वाले में जोड़ दो 0। 1 और 4 हासिल हुआ, 1 इसका हासिल है, 4 इसको लिख देंगे प्राप्त संख्या। अभी का एक अंक काट दो, इसका काम हो गया, इसे काट दिया, अब बचे 3 ये अंक। अब इसमें उपांत्य अंक का दुगना करो, 5 का दुगना 10, 7 जोड़ दिया 17, 1 हासिल जो ऊपर चल रहा था 18, 8 मिला, 1 हासिल आ गया। अगला संख्या भी काट दो। अब फिर से अंतिम अंक में उपांत्य अंक का दुगना करके जोड़ो। अब इसमें जो है इस वाली संख्या का दुगना करो और इसमें 5 जोड़ दो, तो 13 आया। 13 में फिर 1 ऊपर हासिल था, 14 आया, 14 का 4 ले लिया हमने, 1 हासिल आ गया। अब फिर से अंतिम अंक में उपांत्य अंक का दुगना, इसका दुगना करो तो 0 आया, और 4 में 1 जोड़ दो जो हासिल था, तो 5 आया। अब प्राप्त संख्या ऊपर से नीचे लिख दो। पहले मिला हमें यहाँ से 5, 4, 8 और यहाँ पर 4। इन संख्याओं को लिख दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। ये 12 से भाग देने का है। 4 से भाजकता कैसे देखेंगे, तो जब भी किसी संख्या के आखिरी के 2 4 से विभाजित हो रहे हो तो पूरी संख्या विभाजित हो रही है। यह आपने पढ़ा होगा, अपनी कक्षा में भी पढ़ा होगा। तो जो भी सूत्र आया ना, वैदिक गणित से आया है, आपसे 2-2.5 हजार साल पुराना सूत्र है, वहां से आया है। अब वैदिक गणित का जो सूत्र है उसका आखिरी सूत्र देखते हैं। इसमें सूत्र नंबर 14। एक अन्य पूर्वेण पहले से 1 कम के द्वारा 2 गुणन संख्याओं में जब एक संख्या के सभी अंक 9 हो तो एक अन्य पूर्वेण विधि द्वारा गुणा किया जाता है। जैसे आपको किसी संख्या है उसमें 999 या 999999 से गुणा करनी है, तब भी कैसे करते हैं, जिससे गुणा करनी है 99 वाली संख्या को मानते हैं गुणक, और जो दूसरी वाली संख्या को मानते हैं गुणनीय। गुणनफल के प्रथम भाग को प्राप्त करने के लिए गुणन में से 1 घटाए, इसमें से 1 घटा दिया, 737 आ गया। अब गुणक में 1 जोड़े, अब इस 999 में 1 जोड़ दो आप, 1000 आ गया। अब इसमें से गुणन को घटा दे, अब इस 1000 में से 738 को माइनस कर दो, 262। ये जो 737 है ना, ये उत्तर का आखिरी पार्ट है, दूसरा भाग है।
तो इस दूसरे भाग को लिख दिया यहाँ पर शुरू में लेफ्ट साइड, और जो 1000 में 738 माइनस करके आया वो आ गया हमारे यहाँ राइट साइड। ये आपका आंसर आ गया। अब वैदिक गणित के उपसूत्र की बात करते हैं। तो इसके जो पहला उपसूत्र है उसको देखते हैं, अनुरूपी एंड यानी कि अनुपातों से। इस सूत्र का उपयोग से अनुपातिक गणन या भाग किया जाता है जब संख्या सैद्धांतिक आधार 100 से काफी दूर हो। अभी तक हम देख रहे थे कि 100 के पास आधार है तो उनकी संख्याओं का कैसे करते हैं गुणा भाग। अब वो दूर है तो कैसे करेंगे, तो जैसे हमें 39 गुणा 49, हम इन दोनों की हमें गुणा करनी है। इनका आधार क्या है 100, लेकिन हम कार्यकारी आधार ले लेंगे इनका 50 के नजदीक है, तो 50 में से दोनों को माइनस करेंगे। 39 और 49 को 11 और 1 आ गया इन दोनों का, और अब आपस में माइनस करेंगे। 39 में से 1 या 49 में से 11, 38 आ गया। अब जो कार्यकारी आधार हमारा 100 से आधा है, इसलिए 38 का भी आधा कर देंगे। अगर हम 100 लेते हैं तो 38 को लिख देते हैं, लेकिन हम 50 को ले रहे हैं तो आधा कर रहे हैं। कार्यकारी आधार हम 40 लेते तो इसका 4 भाग कर देते, इसका 4 से विभाजित कर देते हैं। अब इसको देखते हैं कि जो है आधा कर लिया, इसका 19 आ गया। अब पहला हिस्सा इसका 19 है और अंतिम हिस्सा इसका 11 है, और उत्तर आ जाएगा 19 11। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 346 गुणा 307। कार्यकारी आधार इनका 300 है, और कार्यकारी आधार से दोनों को माइनस किया तो माइनस के 46 माइनस के 7, गुणनफल आया प्लस के 322। अब इन संख्या को आपस में तिरछा घटाया, 346 में से 7, 307 में से 46, 353 आया। अब जो कार्यकारी आधार है 100 से 3 गुना है, 300 लिया ना हमने तो 3 गुना है, तो अब संख्या में भी 300 गुना कर देंगे। 353 गुणा 3 1059, ये प्रथम हिस्सा आ गया। अब प्रथम हिस्सा इसको इधर रखा और अंतिम हिस्सा इसका इधर रखा। अब हमारा जो आधार है वो उसमें 2 जीरो है, यानी कि 100 का आधार लिया है, 2 जीरो लिए, तो एंड में हम 2 ही अंक रखेंगे, जो तीसरा अंक है उसको नीचे पहुंचा देंगे अगली संख्या के, और प्लस करके लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आप 4358 और 5234 का भी गुणनफल निकाल सकते हैं। वास्तविक आधार इनका 1000 है, लेकिन आप 5000 का कार्यकारी आधार लेना और उसको सोल्व करके देखना, और इनमें जो गुणा होगी 5 से गुणा होगी। अगला जो सूत्र है उसका नाम है, उसका जो अर्थ है वो है, संख्या के आधार से जितनी भी न्यूनता हो उतनी न्यूनता और करके उसी न्यूनता का वर्ग भी रखे। जैसे हमें 87 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आधार क्या है इसका 100, आधार में कमी 13 की आई। अब जो 13 आया इसका वर्ग कर दिया हमने, 169 आ गया। 169 में 3 अंक है, जबकि आधार में 2 शून्य है। जो 1 है ना, इसको ना पहले हिस्से में जोड़ देगी। अब 87 में से आधार की कमी संख्या घटाए, 87 में वो संख्या घटाए जो आधार से माइनस करके आई थी, यानी कि 13। 74 आ गया, 74 यानी कि प्रथम भाग, और अंतिम भाग जो वर्ग किया है, इस 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारा आधार है वो 100 है, इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक रखेंगे बाद में, उत्तर आ जाएगा 7569। इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1020 का वर्ग निकालना है, आधार 1000 है, आधार से अधिकता 20 की हो रही है, 20 का वर्ग करा 400। अब जो आधार में जो अधिक हो रही है वो संख्या जोड़ देंगे, वहां पर संख्या घटाई थी क्योंकि संख्या आधार से कम थी, यहाँ पर जोड़ेंगे क्योंकि संख्या आधार से ज्यादा है। अब उस संख्या को जोड़ा, प्रथम हिस्सा अंतिम हिस्सा, ये हो गया। इन संख्याओं को आधार में 3 जीरो तो 3 अंक बाद में है, कोई आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड लिखेंगे और आंसर। इसी तरीके से देख लेते हैं 109 का घन कैसे निकालेंगे। आधार लिया 100, आधार से अधिकता है 9 की, घन का प्रथम हिस्से प्राप्त करने के लिए आधार से अधिकता का दुगुना करें एवं मूल संख्या में जोड़े। जो अधिकता है ना इसका दुगुना कर दो आगे, और इसमें 109 जो मूल संख्या है 109 इसमें जोड़ दिया, 127 आ गया, प्रथम हिस्सा प्राप्त हो गया। अलग लिख लो इसको। दूसरे हिस्से के लिए आरंभिक अधिकता गुणा आधार से 127 की अधिकता,
आरंभिक जो अधिकता थी 9 थी और जो बाद में आई थी अधिकता वो 127 थी। इनके आपस में गुणा करो, मध्य हिस्सा प्राप्त हो गया 243। अंतिम हिस्से के लिए जो आखिरी का 9 है उसका वर्गमूल कर दो, घनमूल कर दो उसका, सॉरी उसका घनमूल किया तो 729 आया। अब 729 लिखा, 243 मध्य में और 127 शुरू में। आधार में कितनी शून्य थी? 2, तो हम 2 अंक लेंगे, 2 अंक यहाँ पर लेंगे, 1 अंक यहाँ पहुँचा देंगे, 2 अंक यहाँ पर लेंगे, 1 अंक यहाँ पहुँचा देंगे, प्लस करेंगे इनको, उत्तर आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप घन निकाल सकते हैं। अगला उपसूत्र देखते हैं। इसका अर्थ है अंतिम अंकों का योग 10 वाली संख्याओं के लिए, जिसमें जैसे आखिरी की जो संख्या है ना, ये इनका अगर योग 10 आ रहा है तो उन संख्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। और पहला खंड समान होना चाहिए, 13 यहाँ भी 13, पहला खंड समान है। जिनका पहला खंड समान, अंतिम खंड 10, तो उसमें क्या करते हैं, तो इसका जो गुणनफल का अंतिम भाग है ना, 4 और 6 इसकी गुणा कर दी, 24 आ गया। साइड में अलग लिख लो इसको। अब गुणनफल का जो प्रथम भाग है 13, इस 13 में 1 जोड़ दो, 14, और 14 और 13 182, 182 लेफ्ट साइड और राइट साइड 24, आपका उत्तर आ जाएगा। ये इसका एक तरीका है गुणा करने का, केवल उन संख्याओं में जिनमें आखिरी का योग तो हो गया 10 और शुरू की जो संख्या है वे है समान, केवल उन संख्याओं में प्रयोग किया जाता है इसका। अगला सूत्र देखते हैं, अंतिम पद से ही। यह सूत्र उन समीकरणों को हल करने में प्रयुक्त होता है जिनके बाएं पक्ष में अंतिम पदों स्वतंत्र पदों को छोड़कर अंशतः हर का अनुपात वही होता है जो दाएं पक्ष के पूरे अंशतः हर का होता है। x² + x अपॉन x² + 2x, ये जो मान है ना, ये इसके अनुपात के बराबर है, x + 1 x + 2, ये दोनों बराबर है। तो जब भी आपको समीकरण ऐसे दिख जाए उनमें इस सूत्र का प्रयोग होता है। आप सीधा करें, जो ये राइट साइड वाली संख्या है इसको स्वतंत्र पद के बराबर रखें, इस वाले के बराबर बस, और x का मान निकाल दे, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक और समीकरण देख लेते हैं, a + 2 a + 3 a + 11 = a + 4 a + 5 a + 7, दोनों तरफ 3a है और दोनों तरफ चर का योग 16 ही है, इधर भी 16 इधर भी 16, तो इनको बराबर रख लो। a + 2 a + 3 को इधर रख दिया, a + 5, क्योंकि 3 और 2 का मान 5 आ रहा है। a + 4 a + 7 इधर रख दिया, a + 11 इधर रख दिया, क्योंकि इनका मान 11 आ रहा है। अब बाएं तरफ के चर पद को छोड़ दो, भूल जाओ उनको, तो 2 और 3 और 4 × 7 और इधर बराबर a + 5 a + 11। आप यहाँ से a का मान निकल जाएगा, a का मान आ गया -37/11, इसका उत्तर आ गया। तो इस तरीके से आप इनको अनुपात में बराबर कर सकते हैं किसी भी समीकरण को। जहां भी बराबर किया वहां पर बस उस चर पद को छोड़ दिया और आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला उपसूत्र देखते हैं, विलोकनम द्वारा देखकर। उक्त समीकरण में विलोकनम के अनुसार बाएं पक्ष 2 व्युत्क्रमों x तथा 1/x का योग है। आपको समीकरण दी गई है, ये एग्जाम में बहुत बार आती है, x + 1/x = 10/3, तो दाएं पक्ष को बाएं पक्ष की तरह बना लो। हमें पता है कि 10/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 से ही 1/3, बस तुलना करने पर x का उत्तर आ जाएगा। ये एक होता है इसका उपसूत्र। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, 5x - y = 7 और xy = 6। xy = 6 दिया है, इसका मतलब है कि x = 6 या y = 1, यही इसका मतलब है। जब तो x y 6 है, या फिर x 1 है y 6 है, या फिर x 2 है y 3 है, या फिर x 3 है y 2 है, क्योंकि इन दोनों गुणा करके तो 6 आ रहा है। बस बारी बारी से इसका मान रखो समीकरण में, x का मान 6 रखा, 1 रखा, समीकरण संतुष्ट नहीं। x का मान 1 रखा, y का मान 6 रखा, समीकरण संतुष्ट नहीं हुई। x का मान 2 रखा, y का मान 3 रखा, समीकरण संतुष्ट होगी। 7 = 7 आ गया। x का मान 2 है, y का मान 3 है, ये उत्तर है। अगर आप कंपटीशन में करते हैं ना इस सवाल को, तो आप ऑप्शन में से चुनिए। इसको सोल्व करेगा तो बहुत देर लगेगी, आप ऑप्शन पकड़िए और ऑप्शन का मान इसमें रखिए, तुरंत कुछ ही सेकंड, ज्यादा 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगला सूत्र देखते हैं, गुणनखंडों की गुणन संख्याओं के योग का गुणनफल
गुणनफल की गुणन संख्याओं के योग के समान होता है। ये दायां पक्ष है और बायां पक्ष समान है इसका। जब भी आपको दिखे कि जहां ये दो पक्ष समान दिखे, देखो 2 तिया 6, 6 ए स्क्वायर, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर 2a की गुणा 5 में करेंगे 13a आ जाएगा, फिर 5 की गुणा 1 में करेंगे 5 आ जाएगा। जहां भी आपको दिखे कि समान है, सोल्व करने के बाद इसके समान आ रहा है, चर पद को छोड़ दे वहां पर और सीधी समीकरण लिखे जो हमारे स्वतंत्र पद है। 2 + 1 + गुणा 3 + 5 बराबर 6 + 13 + 5, आपको उत्तर आ जाएगा 24। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे वैदिक गणित के सूत्र और अपसूत्र खत्म होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको कोई किसी सवाल में दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके वो सवाल भेजना, मैं आपको वैदिक की